नमस्कार दोस्तों। जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण की। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिस पर आपको जीएस से संबंधित बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी और आप इसे शेयर करके और वीडियो को पूरा देख करके हमारी मुफ्त में मदद करें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर होने वाले पहले विदेशी आक्रमण की। पहला विदेशी आक्रमण भारत में फारसी या ईरानी आक्रमण माना जाता है। प्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी वंश के शासकों ने भारत पर किया था। इसी वंश के शासक दरवायु ने भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता प्राप्त की थी। दरवायु जो हखमनी वंश का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता प्राप्त की और ईरानी और फारसी मुद्रा, रजत मुद्रा जिसे सिंगलोई कहा जाता है, उसी के आधार पर भारत में पहली बार मुद्रा का चलन आरंभ हुआ। यानी ईरानी और फारसी मुद्रा सिंगलोई के आधार पर भारत में पहली बार मुद्रा का चलन आरंभ हुआ। डेरियस प्रथम यानी कि दारा प्रथम जिसे कहते हैं, 522 से 486 ईसा पूर्व तक जिसका शासन था, डेरियस प्रथम ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया और 519 से 513 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के बीच में इसने सिंधु प्रदेश पर अपनी विजय प्राप्त की थी। यूनानी आक्रमण की चर्चा या विदेशी आक्रमण की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिकंदर के आक्रमण को भारत में कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। फारसियों के संपर्क में आने के कारण ही भारत में खरोष्ठी और अरमाइका लिपि का जन्म हुआ। आप ये जानते होंगे कि अशोक के शिलालेख खरोष्ठी और अरमाइका लिपि में बहुत सारे शिलालेख लिखे गए हैं। अब अगर हम यूनानी आक्रमणकारियों की बात करें, जिसे हम मकदूनियाई आक्रमण भी कहते हैं, तो यूनानी आक्रमण की चर्चा करने से पहले हम बता दें आपको कि पश्चिमोत्तर भारत जो था, भारत का पश्चिमोत्तर वाला इलाका, वो पहले छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और इन छोटे छोटे भागों में कुछ भाग ऐसे थे जो गणतंत्र के आधार पर काम करते थे और कुछ भाग ऐसे थे जो राजतंत्र के आधार पर काम करते थे। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर जो था, वो उसका जन्म बेबीलोन में हुआ था, तो उसका जन्म यूनान में हुआ था और वह मेसिडोन के क्षत्रप, मेसिडोन के जो राजा थे, वह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यानी कि सिकंदर मेसिडोन के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। भारत विजय के अंतर्गत सिकंदर ने सिंधु 326 ईसा पूर्व में अपने, जब भारत विजय का सिकंदर ने सोचा तो 326 ईसा पूर्व में, यानी कि जिस समय पहला आक्रमण भारत पे माना जाता है सिकंदर का, उस समय की बात हम कर रहे हैं। 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होते हुए वह हिंदुकुश पर्वत को उसने पार किया। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो हिंदुकुश पर्वत को पार करने के बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर ने भारत में अपने विजय के बाद 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर था उसका निकैया, जिसे उसने विजयनगर कहा, और दूसरा था बुकाफेला। निकैया नगर जो था वो भारत का सबसे करीब का प्रदेश था, सबसे करीब का वो विजयनगर था, उसका सबसे करीब का विजित क्षेत्र था और वह तक्षशिला के शासक, निकैया में वो तक्षशिला के शासक आंभी से मिला और आंभी से मिलने के बाद आंभी ने उसे पूरी तरह से सहयोग का आश्वासन दिया। निकैया विजय और इस बुकाफेला नगर जो भारत में उसने बसाया था, वो सिकंदर की विजय की गाथा को बताता है।
भारत भूमि पर जो सिकंदर का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो उसका नाम था पौरस, राजा पौरस या पोरस उसका नाम था, जिसने भारत सिकंदर के भारत पर आक्रमण का विरोध किया था। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और उसी को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। तो झेलम का युद्ध यानी वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जो सिकंदर के विजय और पोरस की पराजय के साथ समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर सिकंदर की विजय और पोरस की पराजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका जीता हुआ भाग, जो भाग उसने जीता था, उसने जीता हुआ भाग सिकंदर को वापस कर दिया। सिकंदर के ने अपना विजय अभियान जारी रखा और विजय अभियान जारी रखता था वो, परंतु प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि जब वह ब्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा, जो ब्यास नदी वर्तमान में बहती, जब उसके पश्चिमी किनारे पर पहुंचा, तब उसके सैनिकों ने ये कहा कि हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि उसके सैनिकों ने ये कहा सिकंदर की सेना ने कि हम आगे बढ़ने से अब अक्षम पा रहे हैं, स्वयं को अक्षम पा रहे हैं। तो उसने भारत का जो जीता हुआ भाग था अपना, जो उसने भारत में जीता था भारत को, वह भाग अपने सेनापति फिलिप को सौंप करके वह वापस चला गया जहां से वो आया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ बेबीलोन में, और यह आंग्ल भारतीयों ने यूनानियों से ही छत्र प्रणाली सीखी थी। छत्र प्रणाली आप जानते हैं, जब एक राजा के ऊपर जो छत्र रखा जाता है उसे छत्र प्रणाली कहते हैं। छत्र प्रणाली जो है वह आंग्ल भारतीयों ने सीखी थी यूनानियों से। जो भारत का पश्चिमी देश, जो सिकंदर के आक्रमण का फायदा यह हुआ कि भारत का पश्चिमी देशों के साथ जलीय और स्थलीय संपर्क हो गया। मतलब जल मार्ग से कैसे आते हैं और स्थल मार्ग से कैसे पश्चिम से लोग आएंगे, ये सिकंदर के आने के बाद हमें पता चला था। सिकंदर भारत में तकरीबन 19 महीने तक रहा था। 19 महीनों के दौरान 19 महीनों से पूर्व सिकंदर मकदूनिया का शासक था और 336 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और अपने पिता की मृत्यु के बाद इसने मकदूनिया की गद्दी प्राप्त की थी। काबुल और सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना सिकंदर ने करी थी। सिकंदर का गुरु बहुत बड़ा दार्शनिक था अरस्तु। सिकंदर का गुरु था अरस्तु। सिकंदर खैबर दर्रा पार करते हुए भारत आया और पहला आक्रमण उसने तक्षशिला के शासक आम्भी पर किया था। वापसी पर और एक खास बात और कि इसने भारत में बुकाफेला और निकैया नामक नगर की स्थापना की। निकैया को इसने कहा विजयनगर और बुकाफेला, जो सिकंदर के घोड़े के नाम पर था, उस नगर का नाम इसने अपने घोड़े के नाम पर रखा। वापसी पर सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भाग में बट गई। सिंधु नदी के मुहाने पर जब सिकंदर की सेना पहुंची तो दो भागों में बट गई, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। जल मार्ग का नेतृत्व नियाकर्ष ने किया और स्थल मार्ग का नेतृत्व कैरेटस ने किया था। स्थल मार्ग का नेतृत्व, और यह दो भाग में सिकंदर की सेना विभाजित हो गई। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय जो थी वो थी पाटन राज्य के विरुद्ध। पाटन राज्य के विरुद्ध भारत की वो अंतिम विजय थी उसकी, जो सिकंदर की भारत में हुई थी। इसका जन्म मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर ऐसा पहला शासक था जिसका जन्म कहीं और हुआ, मृत्यु कहीं और हुई, दफनाया कहीं और गया था। सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ था, जो मकदूनिया जो यूरोप में पड़ता है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, जो कि एशिया में पड़ता है, और सिकंदर को जो दफनाया गया था वो सिकंदरिया में दफनाया गया था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव ये था कि पश्चिमी देशों के साथ भारत के जलीय और स्थलीय मार्ग की खोज हुई। अब हम एक चीज पे गौर करते हैं कि सिकंदर के भारत आक्रमण के बारे में हमें पता कैसे चलता है।
तो मेगास्थनीज एक व्यक्ति था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और इंडिका में उसने पूरे विस्तार से भारत के बारे में बताया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त के दरबार में बहुत दिन तक था। जब हम इंडिका पढ़ते हैं तो इंडिका में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। वो पुस्तक है इंडिका, जिसे लिखी थी मेगास्थनीज ने। इसी तरह का एक लेखक इतिहासकार डाइमेकस था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था और उसने सीरिया के राजा के राजदूत के रूप में वो आया था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में। पेरिप्लस जो था, पेरिप्लस एक इतिहासकार हुआ है। पेरिप्लस यूनानी लेखक था। इसने पेरिथन ऑफ हेरेथ्रियन सी, पेरिथिप्स ऑफ हेरेथ्रियन सी के नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें एक यूनानी नावक द्वारा हिंद महासागर की यात्रा पर ही निकला हुआ था। उसमें पूरी कहानी लिखी है। रोम और चीन के साथ भारत के कैसे व्यापारिक संबंध थे, इसके बारे में उसने बताया है। और उसने ये भी बताया है कि भारत और चीन के साथ रेशम, मलमल, हाथी दांत, मोती इत्यादि चीज़ों का व्यापार भारत के साथ होता था, रोम का। कच्छ की खाड़ी पे इसने लिखा है कि यहाँ पर दासों का व्यापार होता था, और भारत के बंदरगाहों का भी जिक्र भी पेरिप्लस ने किया है। इसके अलावा स्टेबो, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आया, उसने एक पुस्तक लिखी जियोग्राफी चंद्रगुप्त मौर्य कालीन पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन लिखा हुआ है। जियोग्राफी में मौर्यकालीन में ये बताया गया है कि मौर्यकालीन नावों के निर्माण पर राजा का एकाधिकार था। हस्तशिल्प को क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड के प्रावधान था उस समय, यानी हस्तशिल्प उस समय सबसे बड़ा उद्योग था, एक तरह से आप कह सकते हैं। टालमी, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आया, उसकी एक पुस्तक है जियोग्राफी में भारत, और भले ही टालमी ने भारत का भ्रमण नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने भारत की जो प्राकृतिक सीमा का वर्णन किया है वो बिल्कुल सटीक है। प्लिनी, जो 27 ईसा पूर्व में भारत आया था, उसने एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्ट्री से हमें, इसमें कुल 37 अध्याय हैं, और नेचुरल हिस्ट्री से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह पशु पक्षी, वनस्पति, खनिज और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है प्लिनी की पुस्तक से। सिकंदर के बाद के जो लेखक आए उनके बारे में अभी तक हमने आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं सिकंदर के पूर्व के लेखकों के बारे में, जिसमें दो नाम बड़ा प्रसिद्ध है, एक हेरोडोटस और दूसरा कैसियस। तो आज हमने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी वो यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में थी। यह जब हम भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले के बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए हम आशा रखते हैं कि आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, और अगर पसंद आए तो दूसरे को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।